बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर साहब कहते हैं कि इलेक्शन करीब आते ही बयानबाजी बढ़ेगी, किसी की हौसला अफजाई की पॉलिसी नहीं है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा। मौलाना समेत कई जमातों से राब्ते में है, इलेक्शन साथ भी लड़ सकते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा, क्या कहें? किंग्स पार्टी से मुराद मेरे ख्याल से उनकी मुस्लिम लीग नून है। देखें, थोड़े से दिन अब रह गए हैं, इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और 3 महीने बाद आज का जो दिन है इंशाअल्लाह उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नून को की हुकूमत को दावत, नवाज शरीफ साहब को दावत दे चुके होंगे, आरिफ अलवी साहब, अभी तक जो इक़्तिदार के ईवानों में सारा चल रहा है मामला, कि उनकी पार्टी ने चूँकि अक्सरियत हासिल कर ली है तो इसलिए वो आज या कल में हलफ उठा लें। सही। और उसमें अब उससे पहले पहले सारा काम होना है, इंतखाबी मुहिम भी चलनी है, अदालती मामलात भी तय करने हैं, अहलियतें नाअहलियतें, तहरीक इंसाफ, ये जनूबी पंजाब, आगे पीछे सारा, तो ये तो तय है ना। अब देखें ना, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं ना, मतलब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है, अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए जा रहे हैं ना आगे कि ये होगा, ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, और फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। 2/3 या सादा अक्सरियत जो भी सारा सिलसिला है जो यहाँ इक़्तिदार के ईवानों में बात चल रही है, मुस्लिम लीग नून के लोग भी कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी उसमें साथ आती है, ऑपोजिशन में बैठती है, जब वो तो आने वाले दिनों में होगा, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग में हम बात कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है और अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है, हम तो अकेले तो नहीं कर रहे, और इलेक्शन भी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा सख्त ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कोई दाएं बाएं इधर उधर की बात करे तो उसको बिल्कुल पैमर एक्शन ले। मैंने काफ़ी सोचा इस पर कि कौन इधर उधर की बात कर रहा है, तो जहन में तो हमारे फैसल वाडा साहब ही आए, वही कह रहे PAE का जहाज़ जब टाइम पे चला करेगा तो ऐसे होगा। तो बहरहाल हम में से कोई नहीं कह रहा था, तो सब इससे आगे क्या बात की जाए। अच्छा, अभी तो 3 महीने हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी जल्दी जो कुछ करना है करें जल्दी जल्दी और हुकूमतें संभालें सब। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये है कि बिल्कुल एक बड़े बहरान की तरफ दुनिया चली गई अचानक तेज़ी के साथ, और ये जंग जो है ऐसे लग रहा था कल के जैसे कुछ शायद इसमें कोई कमी की तरफ आ जाए, लेकिन आज मामला बिल्कुल बहुत ख़राब हो गया, बहुत ख़राब। और ये जो है इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो एयरलाइंस हैं उन्होंने मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनके ऊपर से अपनी फ़्लाइट्स का रुख मोड़ना शुरू कर दिया है। बरतानिया से जो आने वाली फ़्लाइट्स हैं, अगर हम उनको देखें तो वो जो है वो इसराइल की फ़्लाइट्स, ब्रिटिश एयरवेज़, बाकी जो इत्तेहाद वगैरह और बाकी जहाज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे ख़त्ते के ऊपर से अपनी फ़्लाइट्स का जो है वो उन्होंने रूट बदल के उसको तवील करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और मुतबादिल रास्ते, क्योंकि ये कल जो हुतीज़ ने गिराया था, परसों बल्कि कल हम डिस्कस किया था इसको, ये जो है ये रीपर MQ-9 रीपर ये दूसरा गिरा इस साल, इससे पहले रशिया ने गिराया था, और रशिया ने गिराया था ये ब्लैक सी में, और बड़ा उस वक्त ये फटा पड़ा था, हमने इसको डिस्कस भी किया था इस प्रोग्राम में कि वो बिल्कुल आपस में आगे पीछे ड्रोन जो है वो जेट फाइटर्स और बहुत, यानी उसका रीपर का गिरना बड़ा वाक़या था, और ये दूसरा गिरा दिया, और ये $32 मिलियन का है जो एक गिरा दिया उन्होंने हुतीज़ ने। और हुतीज़ जो है वो अब उसको तलाश कर रहे हैं, उसका मलबा जो गिरा हुआ है वो, उसमें चूँकि टेक्नोलॉजी है सारी, तो अमेरिकन्स ने अब उनकी कोशिश है कि हुतीज़ के हत्थे ना लगे। और हुतीज़ के बारे में एक जो अमेरिकन जो इंटेलिजेंस या बाकी लोग कह रहे हैं हुतीज़ के पीछे कौन है,
तो उनको हुतीज़ के पीछे कोई ईरान तो नहीं है, तो शायद इसके पीछे रशिया हो, क्योंकि रशिया के बारे में इससे पहले अमेरिकन ये कह चुके हैं वहाँ के मीडिया में कि ये रशिया जो है वो वेपन्स दे रहा है हिजबुल्लाह को भी, वेपन्स जो एंटी शिप मिज़ाइल्स, जो एंटी एयरक्राफ्ट भी और एंटी शिप मिज़ाइल्स भी, और ये सारा जो है ये रशिया दे रहा है हिजबुल्लाह को, और रशिया ने ही गालिबन ये दिए हैं हुतीज़ को। कैसे गिराया है हुतीज़ ने, कैसे नहीं गिराया, इसके ऊपर अब एक खामोशी छा गई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हुतीज़ ने दोबारा कल, अमेरिकन तो अब पीछे हटो बचो साइड पे हो गए, तो अब हुतीज़ ने दोबारा कल रात को जो है वो एक और अटैक किया इलात शहर पे, और वहाँ पर फिर उसको एरो जो सिस्टम है उससे उन्होंने तबाह किया। तो ये मामला हो गया है ख़राब। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो एक मुलाकात आज हो रही है वो, और वो हो रही है मिस्र में। लेकिन उस मुलाकात से पहले मैं आपको एक बताऊं बात। देखें, ये जो कतर में हुई है ना मुलाकात, विलियम बर्न्स और मोसाद के जो सरबराह की, और फिर उसके बाद कतर के वज़ीर ख़ारजा और उनके वज़ीर आज़म की, कल हमने जिस पर बात की थी, उसके बाद ये खबरें आई थी कि जी कुछ जंगबंदी हो जाएगी चंद घंटों की, और उस जंगबंदी के दौरान जो है वो 2 यरगमाली, एक खातून और एक बच्चे की तस्वीर भी जारी हो गई थी, इनको रिहा कर देगा, हमास रिहा कर देगी कुछ घंटों की। वो नहीं हो सका, वो जंगबंदी नाकाम हो गई। वो जंगबंदी जो थी, उस सीज़ फायर या उसको पॉज या जो भी नाम दें कि जी जंगबंदी होगी और उसके नतीजे में लोग रिहा हो जाएंगे, तो वो नहीं हो सका। और आज जो है वो इस वक्त भी दुबुदु लड़ाई हो रही है और बमबारी हो रही है, और ये सरकारी तौर पे तादाद जो बताई जा रही है वो 11,000 से ज़्यादा है जो शहीद हुए हैं फ़लस्तीनी, और उसमें कोई 5,500 बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र। अब बच्चों की तादाद अब बढ़ रही है। पहले ये था कि बच्चे जो थे वो 40%, अब बच्चे कोई 55-60% के करीब जो शहीद होने वाले हैं, बच्चे ज़्यादा जानों से जा रहे हैं, क्योंकि ज़ख्मी जो थे वो दम तोड़ रहे हैं बच्चे। अब इसमें जो इससे पहले कि ये मैं आपको बताऊं कि अब इस वक्त कौन सी एक हसास मुलाकात हो रही है, उससे पहले मैं आपको एक बताऊं। देखें, तारीख़ अपने आप को किस तरह से दोहराती है, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। ये साल है 1983, 1983। सही। और एक जो यंग डिप्लोमेट है 27 साल का, 27 ईयर्स ओल्ड, यंग डिप्लोमेट, ठीक है, अमेरिकन डिप्लोमेट, उसकी पहली अमेरिका से बाहर असाइनमेंट लगती है, और वो लगती है ओमान जॉर्डन में। और जॉर्डन में वो लगती है, और उसके बाद फिर बड़ी कहानियां हैं कि जी जॉर्डन में जब लगी, अच्छा 83 है, अब ये जहन में रखें, यानी 83 वो है जब अफगानिस्तान की जंग चल रही है, और साथ ही ईरान इराक जंग भी चल रही है। ठीक है, ठीक है, और इनकलाब ईरान को आए हुए 4 साल हुए हैं 83 में। तो ये जो यंग डिप्लोमेट हैं, इनकी पोस्टिंग होती है जॉर्डन में, और फिर उसके बाद बयान होता है कि जी ये इनकी बड़ी, क्योंकि ये बड़े हसास दिन थे, मिडिल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता, इधर जिहाद हो रहा है, उधर उर्दन से लोग यहाँ मुख्तलिफ तंजीमें आ रही थी, CIA बहुत एक्टिव थी। 83 की बात है ना, 83 की पोस्टिंग है। जॉर्डन से जो है वो लड़ने आ रहे हैं, अलकायदा आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये भी कहीं डिप्लोमेट भी कहीं बहुत सारे कामों में, तो ये बैकडोर कहीं ईरान के साथ जो डिप्लोमेसी बैकडोर एक चल रही थी ना, अमेरिका वो खुल के तो लड़ाई तो हो रही थी, उसमें कहीं ये इन्वॉल्व थे, तो उसमें इराक ने इनको पकड़ लिया। ये सफारतकार थे, तो ये ईरान से कोई बात करने के लिए ईरान की तरफ, इराक ने इनको पकड़ लिया अपने बॉर्डर पे। तुम कहाँ से जा रहे हो? उन्होंने कहा ये तो पता ईरान के साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ लिया, 2 दिन इनको गिरफ्तार रखा, 2 दिन गिरफ्तार रखा और उसके बाद छोड़ दिया। अब ये जो 27 साल नौजवान हैं, ये 1983 से अब आ जाएं, अब आप 2023 का अख्तिताम हो रहा है, और ये जो हैं ये विलियम बर्न्स आगे जाके बनते हैं, जिनको उस वक्त गिरफ्तार किया जाता है, और ये CIA के चीफ है। ये जॉर्डन में फिर सफ़ीर बने, और फिर ये मॉस्को में भी सफ़ीर बने, और अब CIA के चीफ हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तारीख़ अपने आप को किस तरह से अजब जगह ले जाके खड़ी कर। अच्छा, फिर जब ये सफ़ीर बने आके कुछ अरसे के बाद, पहले तो पहली पोस्टिंग थी तो जूनियर उस पे थे, उहदे पे थे,
बड़े कमाल के हैं। आप सोचें ना कब की मैं बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ 83 की। 83 की पहली पोस्टिंग है इनकी जॉर्डन में। उसके बाद ये हुआ कि दूसरी जब इनकी पोस्टिंग हुई तो ये उस वक्त एज एम्बेसडर आए, लेकिन एम्बेसडर आए तो उससे पहले वहाँ पर जो है वो एक शख्स को जहर दे दिया मोसाद के 2 एजेंट्स ने। वो जॉर्डन ओमान में ही था। वो शख्स जो है वो शख्सियत सुबह निकली वॉक करने के लिए तो 2 लोग आके उसे टकराए और उसमें से एक शख्स ने जो है वो ऐसे करके बस थोड़ा सा कान में 2 कतरे टपका दिए, 2 जैसे ड्रॉप्स होते हैं ना, यहाँ चलेगा, बंदे आगे निकल गए। तो ये जो साहब थे इनको ये सर चकराया, गिरे और साथ ही वॉमिट हुआ। इनको हंगामी तौर पे वहाँ जॉर्डन के हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो पता चला कि इनको जहर दे दिया और वो 2 बंदे जो टकराए थे इनसे वो मोसाद के एजेंट्स थे। सही। ये जो शख्सियत थी इनका नाम था खालिद मिशाल। खालिद मिशाल जो कि हमास के अब जो है वो कुछ अरसे पहले तक पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड थे। खालिद मिशाल को जहर दे दिया गया ओमान में। जब ये वाक़या पेश आया तो उसके कुछ अरसे के बाद, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विलियम बर्न्स उसके कुछ अरसे के बाद वहाँ पहुँचे। वो उस वक्त वहाँ नहीं थे, लेकिन ये रौला आप देखें फिर क्या हुआ। शाह हुसैन उस वक्त जो कि शाह अब्दुल्ला के वालिद, उन्होंने नतन्याहू को अच्छा उस बीबी नतन्याहू उस वक्त भी था। इसराइल का जो वज़ीर आज़म था वो बीबी नतन्याहू था। तो बीबी नतन्याहू ने बराह रास्त मोसाद के कोई ऑर्डर किया था कि खालिद मिशाल को ख़त्म कर दो। तो अब ये हुआ कि ये जो खालिद मिशाल को उसके बाद, अच्छा शाह हुसैन ने उसके बाद जो है वो नतन्याहू को कॉल किया और नतन्याहू से कहा कि इसका मुझे तरियाक की एंटीडोट चाहिए। ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे थ्रिलिंग मूवी है, कोई थ्रिलिंग मूवी जैसे कि फिल्म चल रही है कोई। ये जो जहर है इसका एंटीडोट चाहिए। कहा जी एंटीडोट तो नहीं। तो ये शाह हुसैन ने कहा कि 1 मिनट, ये जो मोसाद के तुमने बंदे भेजे थे 7 बंदे तो हमने पकड़ लिए, वो तो इधर ही मार देंगे हम जान से, इधर ही फांसी लग जाएगी उनको, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारे साथ जो मामलात हैं हुई, इसका हमें एंटीडोट चाहिए। नतन्याहू आगे पीछे, नहीं ऐसे नहीं, यूं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मेरे पास तो है नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं है। शाह हुसैन ने फ़ोन किया बिल क्लिंटन को और बिल क्लिंटन को शाह हुसैन ने फ़ोन किया जो किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन, और उन्होंने कहा कि ये एंटीडोट अगर नहीं आया तो फिर बीबी नतन्याहू के साथ फिर यहाँ जो होने वाला है, अगर इसको खालिद मिशाल को कुछ हो गया, खालिद मिशाल उस वक्त ICU में और ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, जंग लड़ रहे थे। उन्होंने कहा खालिद मिशाल को कुछ अगर हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। बीबी नतन्याहू को फ़ोन आया बिल क्लिंटन का, बीबी नतन्याहू छलांग मार के जॉर्डन पहुँचे। शाह हुसैन ने मिलने से इनकार कर दिया। ये उस वक्त शहज़ादा अब्दुल्ला वली अहद नहीं बने थे, तो शहज़ादा तलाल थे जो शाह हुसैन के भाई, ठीक है, शाह तलाल, शहज़ादा तलाल। अच्छा, तो उनसे मुलाकात करने में कामयाब हो गए बीबी नतन्याहू, और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने एंटीडोट दिया, इनकी तबीयत बेहतर हुई और बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइल ने छोड़ा, पकड़ा गया। ये मोसाद के नाकाम तरीन ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन ये कि जो खालिद मिशाल का हुआ। और फिर ये हुआ कि वो खालिद मिशाल को उसमें जो लोग छोड़े उसमें शेख अहमद यासीन भी थे जिन्होंने हमास बनाई। इसके ऊपर एक बहुत उम्दा किताब जो है ये पॉल मैगोनी की किताब, अगर पढ़ें तो ऐसा लगेगा ये किल खालिद के नाम से। अच्छा, ये बेस्ट सेलर है, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट है। इसको पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक मूवी का, बिल्कुल आप समझें कि एक मूवी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और इसकी अगर किसी ने इसको थोड़ा सा देखना हो, अगर किताब तक रसाई ना हो और इस स्टोरी में कोई इंटरेस्ट हो किसी को, तो वो जो है वो इसमें 28 स्लाइड जो है ना, खालिद मिशाल हाउ मोसाद बिड टू एसेसिनेट हमास लीडर एंडेड इन फियास्को। मतलब इतना बड़ा फियास्को, गूफअप था जो है। ये टेलीग्राफ में देख लें,
फिर 2011 के यरूशलेम पोस्ट में दिस वीक इन हिस्ट्री द फेल्ड असैसिनेशन ऑफ मशाल। उसके बाद फिर टाइम्स ऑफ इसराइल 24 अगस्त 2022 बेगिंग रॉयल मर्सी हाउ इसराइल रिकवर्ड फ्रॉम बॉस्ट मिशाल हिट 25 साल पहले। अच्छा, उसमें जब ये हुआ ना, ये तारीख थी, ये सितंबर में हुआ था और ये कहानी सामने आई तो उस वक्त का न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं आपको आर्काइव दिखाता हूँ जब खालिद मिशाल के साथ ये हुआ था, उस वक्त का आपको मैं न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाता हूँ। ये 31 स्लाइड है, ये है 15 अक्टूबर 1997 का। द डेयरिंग अटैक द ब्लू ऑफ इसराइल्स फेस। देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉर्डेनियन ऑफिशियल्स, ये देखें एजेंट्स वर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है और ये है न्यूयॉर्क टाइम्स 15 अक्टूबर 1997 का। ये परमानेंट स्टेशन थे वहाँ पे, लेकिन इनकी कभी पब्लिकली बताया नहीं गया था। इनका जॉब था कि ये कॉन्टैक्ट रखें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और इधर उधर मामला देखते रहें। अरे जॉर्डन के अपने ट्रस्ट में भी था कि अटैक ना हो तो जॉर्डन को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो ये खामोशी इसराइल के एजेंट थे। अब आगे वो कहते हैं कि जॉर्डेनियन इजरायली ऑफिसर नेतन्याहू जो हैं वो रात को जब ये हो गया वाकया, ठीक है, और ये नेतन्याहू फ्लाई किया, उन्होंने 4 दिन बाद अटैक ब्लेम अपोलोजाइज़ किया भाई के साथ उनके, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया मिलने से। इसराइल ने फिर अकाउंटिंग पूरा बताया कि जी ये किस तरह से बादशाह जो है उसने रिलीज़ किए 8 मोसाद एजेंट्स को जो इसराइल से आए थे अटैक करने के लिए। 2 जेल में पड़े थे, 4 पता नहीं पकड़े गए, कहीं एम्बेसी में छुप गए थे जाके, 2 इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में छुप गए थे, उनको सबको पकड़ा। उसके बाद जनाब टेलीफोन कॉल गई यहाँ से क्लिंटन को। देखिए पूरी स्टोरी जो है ना, आप इसको पढ़ें और ये किताब पढ़ें। डेज ऑफ वेयरिंग, जो क्लिंटन थे उस वक्त, शेख अहमद यासीन को छुड़वाया, नेतन्याहू जो है वो उनकी जो है वो बिल्कुल अजीब पोजीशन हो गई। और किंग वाज थ्रेटनिंग अ टोटल ब्रीच ऑफ रिलेशन, क्लोजर ऑफ इजरायली एम्बेसी, पब्लिक ट्रायल बाय मिलिट्री कोर्ट ऑफ द 2 इजरायली एजेंट्स। अच्छा, ये पूरा एक तमाशा बना सारा। अच्छा, अब मैं आपको बता ही रहा हूँ सिर्फ कि आज क्यों ये मैं जिक्र कर रहा हूँ इस बात का। ये आज देखें आप कैसे वो उस वक्त के विलियम बर्न्स मौजूद हैं, CIA चीफ। मैंने आपसे कहा ना, सब एक दूसरे को जानते हैं जी। कोई नया नहीं है। विलियम बर्न्स वापस आ गए हैं, नेतन्याहू फिर बैठे हुए हैं। वो नेतन्याहू जिन्होंने खालिद मिशाल को, उस वक्त भी वो वजीर आजम थे जो इलेक्शन हार गए थे 99 का। उस 97 में इतना गुफअप हुआ, ये मुसाद का इतना गुफअप हुआ, वो इलेक्शन ही हार गए, बीवी नेतन्याहू। तो उसके बाद जो है वो वही नेतन्याहू, वही विलियम बर्न्स, वही जॉर्डन, ठीक है, वही इजिप्ट, वही सारा खित्ता पूरा। मुलाकात किसकी हो रही है? मुलाकात जो है वो खालिद मिशाल और इस्माइल हनिया, हमास की लीडरशिप इस वक्त मिस्र में है। सही, मिस्र में, यानी यहाँ पे नहीं, कतर में नहीं, मिस्र में। और मिस्र में वो पहुंचे थे कल, और मिस्र पहुंचने के बाद उनकी जो मुलाकात हुई, तो उनकी जो मुलाकात हुई वो मिस्र के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं अब्बास कमाल, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद आज जो है वो कतर के अमीर कतर, यानी कल तो वजीर आजम की मुलाकात हुई थी विलियम बर्न्स, आज अमीर कतर जो हैं वो भी मिस्र में है। सही। और उनकी वहाँ पे मुलाकात हो रही है जनरल रिटायर्ड सीसी के साथ, क्योंकि कल अरब लीग का इजलास है। अच्छा, तो इन्होंने वहाँ से वापस आना है और वापस आके शरीक होना है इसमें, इस मीटिंग में। अच्छा, इसमें हम कोट कर देते हैं, खबरें सेंसिटिव हैं तो सोर्स कोट करना ज़रूरी है, वरना ये बड़ी ही ख़तरनाक खबरें, और ये इस वक्त फिर डॉट्स कैसे मिलते हैं आपस में जी। तो हम दोनों को कोट करते हैं, 19 और 20 अहराम ऑनलाइन, जो अहराम उनका अखबार है। पहली बात तो ये कि हमास हनिया एंड मिशाल इन कायरो मेट विद इजिप्ट इंटेलिजेंस चीफ, ठीक है, ये कल रात को मुलाकात हुई। और फिर दूसरी कि इजिप्ट सीसीएन कतर के जो अमीमी तानी हैं वो भी कतर में मौजूद हैं और गज़ा उन्होंने डिस्कस की है। अच्छा, ये दोनों मुलाकातों को मिला के पढ़ें। इससे पहले कल की मुलाकात वो हमें पता है कि विलियम बर्न्स मौजूद थे कतर में, और कतर दरमियान में, कतर के अमीर अब मिस्र में हैं। इसका मतलब है कल वाली मुलाकात फेल हो गई। सही, कल वाली मुलाकात फेल हो गई क्योंकि रात को दोबारा एक तो हुतीज ने अटैक कर दिया, दूसरा इसराइल ने फिर अटैक कर दिया मशरिकी सीरिया पे जवाब में, क्योंकि उनके फिर सर पे आके अमेरिकन तो हट गए पीछे, उन्होंने कहा भाई एक मिनट हट जाओ,
ये 32 मिलियन डॉलर का जो है ना, इसमें तो बिल्कुल मतलब अजीब, ये तो तमाशा है। इसको भी देखो, इसको रोको, हटो बचो, ये क्या मामला है, कहीं अमेरिका सकिन ना हो जाए बीच में, जो मैं कल भी बात करता हूँ पीछे। अब जनाब ये हुआ कि वो पहले ही होता कि सीज फायर हो जाएगा 4 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का, वो जनाब सीज फायर के दौरान फिर बॉम्बिंग शुरू हो गई, बमबारी शुरू कर दी उन्होंने हॉस्पिटल्स के ऊपर। और वो नेतन्याहू ने कहा कि मैं सीज फायर को नहीं मानता। पहले ये बात हुई कि जी इसराइल मान गया, अमेरिकन ने कहा नहीं, नेतन्याहू ने कहा मैं तो नहीं मान रहा। उन्होंने कहा 2-3 हम लोग छोड़ते हैं यहाँ से, उन्होंने कहा हम तो नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, उन्होंने अपने पास रखे, वो अभी झगड़ा बढ़ गया और कल है अरब लीग का इजलास। अच्छा, अब इसमें जो है तो एक तो ये आप जहन में रखें कि ये कौन से विलियम। अच्छा, फिर उसके बाद विलियम बर्न्स का एक दूसरा मामला ख़राब हुआ। विलियम बर्न्स का बहुत ही एक अजीब मामला है। ये हुआ कि विलियम बर्न्स जो हैं फिर वो असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर ये नियर ईस्ट हो गए। ये 9/11 के बाद उनकी जिम्मेदारी लगी, यहाँ पे एरियल शरून आ गया, नेतन्याहू हार गया, एरियल शरून की हुकूमत आके बैठ गई। और एरियल शरून ने एक घटिया तरीन शख्स को हॉकिश, ठीक है, उसको, जो कि उसका दोस्त था, जिसका ये कहना था कि वो उसको बुचर ऑफ पैलेस्टीनियंस भी कहा जाता है या गजा भी कहा जाता है, तो कहता है पहला टैंक लेके मैं 1982 में दाखिल हुआ था लेबनान, उसको मोसाद का सरबराह बना दिया। अब जनाब ये हुआ कि फिर फटा पड़ गया, ये इंतफादा शुरू हो गई, इंतफादा, ठीक है। अब जनाब वहाँ से वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उस ज़माने में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से तारीख अपने आप को, ये 2002 का मई देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स, डिप्लोमेट्स आर फ्लोकिंग टू इसराइल, नो पीस प्लान, कोई पीस प्लान नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही। कौन है आगे आगे, ये 15वीं स्लाइड, आगे आगे कौन है जनाब, उसमें यही हमारे बर्न्स, ठीक है, निकोलस बर्न्स आगे आगे हैं, लेकिन मामला हो नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें उस ज़माने का न्यूज़ वीक, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जुलाई 2001, शेरोन कह रहे हैं कि इसराइल में टेक स्टेप्स अगेंस्ट अरफात, वो कह रहे हैं कह रहे हैं मैं अरफात को मारूंगा। ये 2001 का न्यूज़ वीक है। दरमियान में कौन पड़े हुए हैं, ये जनाब फिर दोबारा। अच्छा, फिर आप 2002 का टेलीग्राफ देखें, यूएस ऑफिशियल मीट्स यासिर अरफात। अब ये कौन है, ये 2010 स्लाइड आप देखें, यूएस ऑफिशियल मीट्स, कौन बंदा है, ठीक है, यूएस अंडर सेक्रेटरी स्टेट फॉर मिडिल ईस्ट विलियम बर्न्स हेल्ड टॉक्स विद पैलेस्टीनियन लीडर यासिर अरफात अपनी रेजिडेंस पे। ये मैंने कहा ना, इनको बड़ा एहतराम से देखा जाता है, क्योंकि ये हमेशा इनके मत्थे वहाँ पे कोई हॉक लगा है। ये विलियम बर्न्स बड़े बड़े ये डिप्लोमेट, ब्रिलियंट डिप्लोमेट है, ठीक है, ये समझते हैं मिडिल ईस्ट को, वो सामने से कोई पागल आदमी लग जाता है। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ कि फिर उसके बाद आप 2001 का गार्डियन देखें, 2001 के नवंबर का गार्डियन, हार्डलाइन जर्नल, कौन हार्डलाइन जर्नल, वही मेयर देगन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हार्डलाइन जर्नल जो है, ये फिर विलियम बर्न्स का नाम आ रहा है। हार्डलाइन जर्नल हु लेड डेथ स्क्वाड इज इजराइल पीस नेगोशिएटर। एरियल शरोन ने पीस के निगोशिएट करने के लिए विलियम बर्न्स जो पहुंचे हैं, सेकंड पैराग्राफ देखें आप, इनके साथ कौन है, एंथनी ज़ीनी। एंथनी ज़ीनी अभी रिटायर हुए थे, ये सेंटकॉम को हेड करते थे जब पाकिस्तान में ये हुआ ना, मुशर्रफ साहब भी आए तो एंथनी ज़ीनी थे उस वक्त, 9/11 के वक्त भी। अच्छा, बहरहाल ब्लड शेड हो रहा है, फड्डे पड़े हुए, इंतफादा चली हुई है। उधर से वो यासिर अरफात से मिल रहे हैं, उधर सामने उन्होंने जनाब बिठा दिया उसको, हार्डलाइन जर्नल को, और हार्डलाइन जर्नल को मोसाद भी दे दी, ये मेयर देगॉन को। और मेयर देगॉन को अगर हम इस खबर को आगे थोड़ा सा देखें, या बस इतनी भी काफ़ी है, ये देखें ये मेयर देगॉन को, फॉर्मर जनरल जो कि अपनी उनकी कमांड में गजा में रहे, और जिसने पहला टैंक लेके 1982 में अंदर इन्वेजन की, और देगॉन ये शेरॉन के साथ उसके इलेक्शन कैंपेन में रहा है, उसको मोसाद का चीफ बना दिया इस बेस पे, ठीक है। और हॉक और विद अ ब्लडी मिलिट्री रिकॉर्ड एज अ लीड नेगोशिएटर, ठीक है। इट्स क्लियर मैसेज टू वॉशिंगटन द पैलेस्टीनियंस हु हैव क्रूअल मेमोरीज ऑफ जनरल देगॉन, यानी उस बंदे के हाथ में दे दिया है। ये पहले भी मैं बता रहा हूं ना कि विलियम बर्न्स, ये तारीख आप देखें, अजब तारीख है। इसीलिए वो फ़लस्तीनी कहते हैं, क्योंकि ये देगॉन और नतन, इसलिए वो कहते हैं यासिर अरफात को जहर दिया था, क्योंकि खालिद मिशाल को दिया हुआ। वो जो बात कहते हैं ना कि यासिर अरफात की कुदरती मौत नहीं हुई थी, उसको जहर दिया हुआ, क्योंकि ये अटैम्प्ट हो चुकी है, ये किल खालिद किताब छपी हुई है ना। अच्छा, एनीवे, अब जनाब ये विलियम बर्न्स है, ये विलियम बर्न्स देखें, ये विलियम बर्न्स मिल रहे हैं यासिर अरफात से।
ये अब ये देखें कि नहीं, ये तारीख इस तरह से घूम रही है कि विलियम बर्न्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर ये हुआ कि पीछे कॉलिन पाल जो हैं वो ठुस हो गए। पीछे कॉलिन पाल जो हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा भाई इस वक्त जो है, क्योंकि इसराइल ने कहा कि भाई ये 9/11 छिड़ी हुई है और हम आपके साथ हैं, आंखें दिखाई होंगी खुदा जी ने क्या किया हुआ। अच्छा ये देखें 2018 जूनियर ऑफिसर्स, 23वीं स्लाइड, जूनियर ऑफिसर्स हु स्टॉप मर्डर ऑफ अरफात टू सेव सिविलियन हीरोज। अब ये एक नई किताब छपी, वो नई किताब छपी है, उसमें वो बंदा कहता है कि जी एरियल शरोन ने कहा था यासिर अरफात को मारने के लिए कि पूरा, ये मैं इसराइली मीडिया कोट कर रहा हूँ, उस किताब को हम कल डिस्कस करेंगे उसको। एरियल शरोन ने कहा कि पूरा का पूरा, ये इसराइली जर्नलिस्ट हैं रोनन बेनन, उन्होंने कहा कि एरियल शरोन ने कहा कि पूरा स्टेडियम उड़ा दो बैरूत का और एक पैसेंजर्स के जहाज गिरा दो टू किल यासिर अरफात। 2004 में उनकी अपनी डेथ हो गई, लेकिन उससे पहले वो यहां तक। अच्छा बर्मेन कहता है कि ये 1982 में मोसाद ने इंटेलिजेंस दी कि ये कहा कि अरफात एक काहिरा से एथेंस जा रहे हैं जहाज में, ठीक है, और अब शूट डाउन कर दो, जहाज़ों को भी गिरा दो, ठीक है, और उसका भाई भी साथ है फतेही अरफात, और 30 बच्चे भी हैं फ़लस्तीनी, इन सबको गिरा दो। ये साबरा शतीला में ज़ख्मी हुए थे, इन बच्चों को लेके यासिर अरफात जा रहा है, ठीक है, और साथ इनके मैरोनाइट। तो यहाँ तक अंदाज़ा लगाएं कि ये इनके ऊपर दुनिया छोड़ी हुई है इस वक्त। दुनिया जिन पे छोड़ी हुई है, ये दुनिया ने फ़लस्तीनी छोड़े हुए हैं बच्चे, ये लोग हैं सारे। अच्छा फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ, ये 2002 में जुलाई में गार्डियन, आइसोलेटेड पाल डिसोन्स अरफात, ये पूरे इन्होंने कहा था कि हम साथ खड़े हैं अरफात के, यासिर अरफात के साथ खड़े हैं। विलियम बर्न्स को भेजते रहे, विलियम बर्न्स मुलाकात कर कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद ये हुआ लेस देन अ मंथ आफ्टर एम्फसाइजिंग कि यूएस वुड कंटिन्यू टू डू अ बिजनेस विद पैलेस्टीनी लीडर यासिर अरफात, मिस्टर पॉल वर फोर्स्ड ऑन संडे टू रिनाउंस हिम। सेक्रेटरी स्टेट फाउंड हिमसेल्फ इवन फर्दर ऑन द मार्जिन ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन यस्टरडे, मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग रिवर्सल येट इन हिज मिडल ईस्ट पॉलिसी, गार्डियन। इसकी तारीख है 2 जुलाई 2002। अच्छा फिर उसके बाद आप ये देख लें, जो मैंने स्टेडियम वाली बात की ना, ये 2020 में हार्ट्स में फिर ये पूरी किताब का आया। इसराइल प्लान टू किल, ये 21वीं स्लाइड, इसराइल प्लान टू किल अरफात बाय ब्लोइंग अप लेबनीज स्टेडियम। यानी बाज़ दफ़ा आदमी कहता है यार एक मिनट ठहर जाए, यानी पूरा स्टेडियम जिसमें यासिर अरफात ने जाना है, टीमें मौजूद हैं लेबनान में, वहाँ मैच हो रहे हैं फुटबॉल के, अरब मुल्कों ने पूरा स्टेडियम उड़ा दो कि यासिर अरफात बैठा है। अब वही विलियम बर्न्स जंग बंदी की कोशिश करवा रहे हैं बीबी नेतन्याहू के साथ, ठीक है, और अमीर कतर उस वक्त इन मामलात में नहीं था, सही, इतना एक्टिव कतर नहीं था डिप्लोमेसी में। ये कतर का बड़ा इम्तिहान है, लेकिन वो इम्तिहान कतर को भी अंदाज़ा हो रहा है कि सामने जो लोग बैठे हैं वो एक पुरानी, वो अपना मतलब एक अजब, ठीक है ना, तारीख लेके बैठे हुए हैं। बीबी नेतन्याहू की अगर वो किताब ही पढ़ लें तो मेरे ख्याल से उनको अंदाज़ा हो कि ये कोई प्यार मोहब्बत वाला खेल यहाँ पे करने नहीं जा रहे वो। अब उनके लिए मतलब पूरा स्टेडियम उड़ा रहे थे, तो ये बच्चे 5000 6000 बच्चे उनके लिए क्या हैसियत रखते हैं। अच्छा अब जनाब, तो ये मीटिंग आज हुई है। ये मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया क्योंकि ये बैकग्राउंड से अंदाज़ा हो कि विलियम बर्न्स कौन है, ठीक है, और बीबी नेतन्याहू से इनका क्या ताल्लुक है। एरियल शेरोन, अच्छा एरियल शेरोन ये क्यों कर रहा था कि उनके साथ एरियल शेरोन की कैबिनेट में ये बीबी नेतन्याहू थे, ये बतौर वजीर थे, तो ये एक ही फिर माइंड सेट था। अच्छा फिर उसके बाद अब आप ये देखें तो ये मुलाकात होपफुली, क्योंकि इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं अब्बास कमाल, अच्छा अब उनकी हो रही है, उनकी मुलाकात हुई है ज़ाहिर है हमास की लीडरशिप से, लेकिन हमास की लीडरशिप से मुलाकात हुई है, इजिप्ट के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं कुछ अर्से पहले कह चुके हैं कि हमने इसराइल को बताया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, हमने पहले वार्न किया था, इसराइल ने हमारी बात नहीं सुनी। वो नेतन्याहू ने कहा था हमें तो नहीं बताया इजिप्ट ने। कल जो है सुबह, कल आज तो एक तो जो सऊदी वज़ीर आज़म वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान, उन्होंने अफ्रीकन लीडर्स के साथ और जो फॉरेन मिनिस्टर्स की आज मीटिंग हुई है पहले, कल अरब लीग का इजलास है, परसों OIC का इजलास है, और कल इस इजलास में अरब लीग के इजलास में सरबराहान का इजलास है ना जी, और कल पहुंच जाएंगे किसी वक्त इब्राहिम रईसी और तैयब अर्दोगन। सही,
या हो सकता है पहले पहुंच जाएं और वो उम्रा करें और मदीना मुनव्वरा जाएं। लेकिन ये अब क्या करना क्या है, नेतन्याहू बात नहीं सुन रहा। सही, ठीक है, कोई सीज फायर नहीं हो रहा, कोई पॉज नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, जंग पूरी छिड़ गई आगे। इसको कैसे अमेरिकन ने, पहली दफ़ा सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इंडिया में कहा है कि मुझे बड़ा दुख है कि ये इतनी ज़्यादा बात हो गई है बच्चों की और फ़लस्तीनियों की। अब वक्फा लें, उसके बाद बात। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किंग्स पार्टी है। देखें, जो भी कोई कह रहे हैं, बात यह है कि अब इलेक्शंस 3 महीने के बाद आज के दिन वो नए वज़ीर आज़म को हलफ उठाना है और काबीना का ऐलान कर देना है। इलेक्शन हो गए, वो रिजल्ट आ गया, वो आरिफ अलवी सब, तो अब जो भी होना है अब वो देखते हैं आगे। तो अभी चलता रहेगा, बयानात आते रहेंगे, इत्तेहाद बनेंगे, कोई किससे मिल रहा है क्या। लेकिन ये कि उससे पहले अदालती फैसले क्या आते हैं, क्या नहीं होते, नाअहलियतें, अहलियतें, वो सारे मामला तो मतलब हम अब हर रोज़ इलेक्शन पे तो क्या बात हम करें। 15 तारीख को मुलाकात हो रही है शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन हो गई कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो जा रहे हैं अमेरिका। तारीखी वाक़या है, अमेरिका जा रहे हैं और वो सैन फ्रांसिस्को में जो एपेक की मीटिंग है उसमें वो शरीक होंगे। सही। और ये मीटिंग जो है ये बहुत अहम होगी, बहुत सारे मामला, ताइवान, रशिया, ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल क्या शक्ल लेती है उस वक्त तक, और उसमें यूरोप के मामला और फिर आपस में जो ट्रेड के मामला चल रहे हैं वो जा रहे हैं अमेरिका शी जिनपिंग। अच्छा, दूसरी जो बात है इसमें, जो मैंने बात आपसे पहले कही कि अब कल क्या, कल देखें, आज तो हुआ वज़राए ख़ारजा, अरब लीग के वज़राए ख़ारजा पहुंच गए, उनका इजलास हुआ जी। और शहजादा फैसल बिन फरहान जो कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सख्त मज़म्मत की इसराइल की और मुकम्मल सीज़ फायर, क्योंकि इसके बाद अब जो है जो अगला स्टेप है जिसके लिए ईरान और तुर्की और बाकी ममालिक अब बात करने जा रहे हैं वो ये है कि तेल, ऑयल और सफारती ताल्लुकात। अच्छा, सफारती ताल्लुकात और तेल के बावजूद अगर अब ये एक डिस्कशन ये शुरू हो गया कि अगर ऑयल बंद कर दिया फर्ज करें इसराइल का, और सफारती ताल्लुकात भी तोड़ लिए, उनकी बॉम्बिंग जारी रही फ़लस्तीनियों की, फिर व्हाट नेक्स्ट। अब इस वक्त ये डिस्कस हो रहा है। ठीक है, ईरान जो है वो तो यहाँ तक ले आया ना बात। अच्छा, ये जो मामला है इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी कुछ देर पहले ये एक मजमून का बड़ा अच्छा आर्टिकल, अगर किसी ने देखना हो तो उसको देखे, इजराइल टिकिंग क्लॉक। ठीक है, अच्छा, और ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ये इन्होंने जो कतर के अमीर कतर का जाना जो है, ये अमीर कतर का जाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको एक अमीर कतर का मिस्र जाना और वहाँ पर इस्माइल हमास की क़यादत का होना। लेकिन मसला ये है कि इसराइल ने अपनी बात सुन रहा, तो इसराइल जब कह रहा है कि नहीं, बीबी नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, अब कल तक अगर ये जारी रहता है और कल अरब लीग का इजलास हो जाता है तो उसमें क्या फिर करारदाद होगी, तो वो तो बात यहाँ पे नहीं सुन रहे बिल्कुल भी किसी भी किस्म की। अच्छा, पहली दफ़ा आज जो है ये अमेरिका की तरफ से बात हुई है, इसको नोट किया गया। ये गार्डियन 38 स्लाइड जो है उन्होंने कहा है कि far too many Palestinians have died as Gaza's health ministry says, 38 स्लाइड, के 11,000 से ज़्यादा तादाद हो गई। ये सेक्रेटरी ब्लिंकन जो कि इंडिया में हैं, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, ये CNN भी यही कह रहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन सेज कि छठी स्लाइड कि फार टू मैनी पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड इन, कुछ ज़्यादा ही फ़लस्तीनी मारे गए हैं। यानी ये इस तरह से अब बात हुई है, मज़म्मत आज हुई है सही। और ये जो बात है ये बड़ी अजीब सी बात है। शक इस पे है, शक ये है कि कौन है दरमियान में। ये मैं फिर पुरानी अपनी एक दोबारा से उसको कोट कर दूं यहाँ पे, जो 46 स्लाइड है कि रशिया के वैगनर, वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट अपनी जगह मौजूद है। रशिया ने तरदीद की, अमेरिकन अभी तक कायम है इस बात पे कि रशिया का वैगनर ग्रुप जो है हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस देगी। और रशिया ही, या अब रशिया, चाइना का नाम तो ले नहीं, जो चाइना के तो शी जिनपिंग जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हुतीज़ को भी रशिया ने ये जो गिराया है, ये गिराना, ये देखे ना, वो रीपर गिराया जो इससे पहले रशिया ने गिराया था, 2 इस साल गिरे हैं ना, तो ये तो बड़ा ये, यानी इस ड्रोन को भी कहीं पता नहीं सर क्या करना है। लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छा भला ड्रोन, मतलब कोई काबिल तारीफ ड्रोन नहीं है जिसको इस तरह 2 दफ़ा गिरा दिया गया।
अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये कल जो है ये क्या होगा। इसराइल की जो जो उनकी एजेंसीज हैं उन्होंने ये बताया है कि जी हम जो गिरा रहे हैं, ये तस्वीर अगर हम देखें, कह रहे हैं कि जी ये 65 से 70 फीट नीचे है, हम अभी ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं लेकिन हमें नीचे खोदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये पिक्चर ये दिखाएंगे ज़रा, ये जो इन्होंने बताया है कि ये सुरंगें कितनी नीचे हैं। वो कह रहे हैं कि ज़मीन ये दरवाजे से एंट्रेंस हो जाए, एंटर हो जाए बेसमेंट में, बेसमेंट के नीचे जाके 65 फुट फिर अंडरग्राउंड जो है। नहीं, ये तो नक्शा है, दूसरी जो एक पिक्चर है, तो 65 फीट अंडरग्राउंड जो है, ये 3 तरफ से अटैक हुआ है। ये अगर आप देखें ना तो ये 3 तरफ से अटैक हुआ है गजा सिटी पे। लेकिन ये जो काफ़ी नीचे जो है ना, ये 65 फीट नीचे इनकी मौजूद हैं जो टनल्स या तो वहाँ तक तो ये पहुँच नहीं पा रहे। गज़ा में दाखिल हो गए हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक जो है ना किसी सुरंग में दाखिल हो पाए और ना ही वहाँ पर कोई अपना यरगमाली किसी को पकड़ पाए हैं, और ना ही जो है वहाँ पे कोई काबिले। अच्छा, वहाँ से रॉकेट फायर हुआ है अभी शो शुरू होने से पहले, थोड़ी देर पहले फिर गज़ा से ही, वहीं शुमाली गज़ा से रॉकेट फायर हुआ है और तल अवीव में सारे बज रहे हैं। तो ये इसको अब रोकना कैसे है, इसको बीबी नेतन्याहू कहते हैं कि मैंने यहाँ रोक दिया तो मतलब है कि फिर तो ये मामला बिल्कुल उधर मगरबी किनारे पे अपनी जगह ये जंग बंदी होगी, कैसे होगा, अमन मुज़ाकरात होंगे, ये क्या मामला सिर्फ सफारती ताल्लुकात तक रुकेगा, ऑयल एम्बार्गो पे रुकेगा, उसके बावजूद अगर ये बॉम्बिंग जारी रही, सफारती सबने अपने सफ़ीर बुला लिए, आज वो निकालने लगे थे, रुक गए ये साउथ अफ्रीका वाले, वो निकालने लगे थे इसराइल के, अपने तो बुला लिए ना, इसराइल के सफ़ीर को भी निकाल रहे थे आज, वो रुक गए कि भाई इसके बाद सफारती ताल्लुका तोड़ के भी इसराइल अगर ये रहा इस पे तो फिर आगे क्या स्टेप लेना है। तो इसलिए अब ये जो कल का इजलास है और परसों का इजलास, और अमेरिकन भी यहाँ पे मौजूद हैं, चाइना भी मौजूद है, रशिया भी मौजूद है, मुसलमान मौजूद हैं, और वो बेगुनाह जो बच्चे हैं छोटे, और अस्पतालों को भी उड़ा दिया। वो कह रहे हैं अस्पतालों के नीचे से, लेकिन वो कहाँ है सुरंगें, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया। वो कह रहे हैं इनके नीचे 70 फीट नीचे जाना पड़ेगा, खुदाई करके फिर हम वो सुरंगें हमें मिलेंगी, फिर हम दिखाएंगे। तो अभी हम बॉम्बिंग ही करते जा रहे हैं। तो वो जो 45 फुट का गड्ढा था, वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर हम मजीद मार रहे हैं ताकि तो इनको ये बताया कि जब वो मलबा नीचे गिर जाएगा तो सुरंग कहाँ मिलेगी आपको, तो सुरंग के ऊपर ही तो मलबा गिरेगा। अगर सुरंग नीचे है तो बहरहाल ये उसके ऊपर ही बॉम्बिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इस उम्मीद पे कि ये इसके नीचे ही सुरंगें और ये सारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद से एक रॉकेट निकल आता है और वो जाके तल अवीव पे गिरता है। तो एक बड़ा बदकिस्मत ये मामला है। लेकिन ये कि किरदार चूँकि सारे ऐसे हैं कि कोई सारे पुराने हिस्ट्री उनकी टिप्स पे है, कोई नया प्लेयर, मतलब सब पुराने लोग हैं, चाहे इंटेलिजेंस चीफ्स हों, चाहे डिप्लोमेट्स हों, चाहे वो मतलब है कि वो समझते हैं मामलात को। तो इसलिए कौन हॉक है, कौन क्या बात कर रहा है किसने, तो अब देखना ही है। लेकिन दरमियान में जो कैजुअल्टी हुई ना, जो अभी तक मैं ये रीपर कैसे ये हुतीज ने गिरा दिया $32 मिलियन का, और उसका मलबा पड़ा हुआ है बहर अमर में, और वो हुतीज उसको ले गए उठा के, तो टेक्नोलॉजी उनके हाथ लग जाएगी सारी। तो ये भी एक बड़ा रौला है कि वो ये कैसे गिरा है। इसके पीछे रशिया है, इल्ज़ाम रशिया कह रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक ही दूर दूर तक हम तो जानते ही नहीं कौन सी यहाँ लड़ाई हो रही है, हमें क्या पता क्या हो रहा है। वो रशिया ने कहा हमारा क्या, वो हुतीज़ के पीछे कौन है, मतलब इतना कि हुतीज़। और अगर वो कहते हैं ईरान है तो ईरान ने गिरा दिया, तो फिर और हुतीज़ ने गिरा दिया तो और अजीब सा मामला। तो फिर अटैक किस पे करेंगे जवाब में, ईरान पे करेंगे, हुतीज़ पे करेंगे, रशिया पे करेंगे, तो पहले लड़ाई हो। एक रौला है बहुत बड़ा जिसको निपटाना अगले 24 से 48 घंटों में ज़रूरी है। लेकिन इसके नतीजे में एक तो ये मामलात ख़राबी की तरफ चले गए हैं, कोई सीज़ फायर नहीं हो सका आज, कोई यरगमाली रिहा नहीं हुए जो रात को खबरें चल रही थी, कोई जंग बंदी नहीं हुई। और कल जो है अरब लीग का इजलास, परसों ओआईसी का इजलास, और उसके साथ ही शी जिनपिंग का अमेरिका का दौरा। तो ये देखना है कि इसमें अब आगे मामला किस तरह चलते हैं। ज़ाहिर है कि अभी तो बिल्कुल अनसर्टन हालात हैं, और मुझे नहीं पता कि ये काहिरा की मीटिंग मतलब हमास को और अमीर कतर, और ज़ाहिर है कि जो उनके इंटेलिजेंस क्या करें, मतलब वो CIA चीफ की बात अगर विलियम बर्न्स
को पहले भी इन्होंने इसी तरह भेजा था ना वापस, एरियल शेरून पहले भी तो यही कर चुके हैं ना यासिर अरफात के दौर में। तो ये बीबी नेतन्याहू का पता है इनको कि क्या है। विलियम बर्न्स कोशिश पूरी कर रहे हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट, ये विलियम बर्न्स जो सीआईए के चीफ हैं, डिप्लोमेट नहीं सीआईए के चीफ हैं अभी, लेकिन ये चूँकि पुराने इस दौर इस खत्ते में रहे हैं। लेकिन क्या होता है फ़्लाइट्स, मैं सिर्फ ये कोट कर दूं, जहाज़ों वाली बात मैंने की थी, मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर दूं 51st स्लाइड की, फ़्लाइट्स गेट लॉन्गर एज एयरलाइंस आर फोर्स टू स्कर्ट वॉर जोन्स। ये पूरे मिडल ईस्ट से अब फ़्लाइट्स घूमना शुरू हो गई हैं और पूरी कोशिश हो रही है, कोई रशिया के ऊपर से उधर भी लड़ाई हो रही है तो अब कहाँ से जाना है। तो ये पूरा जो पाकिस्तान से यूरोप और यूरोप से इंडिया और इस तरफ ये फ्लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता ये वॉर जोन से, ये पिक्चर थी जो मैं दिखा रहा था ना, ये पिक्चर, ये उन्होंने कहा था कि 65 फुट नीचे है सुरंग। अब ये ऊपर से अगर ये बॉम्बिंग करेंगे तो ये कह रहे हैं बॉम्बिंग करके नीचे वो, मतलब है कि फिर तो मलबा नीचे गिर जाएगा, तो पता कैसे चलेगा आपको कि सुरंग थी कि नहीं थी। तो ये एक अजीब सी बाला थ्योरी है। वो कह रहे हैं पूरे को फ्लैट कर दो, पूरा शहर ही, इसको पूरे शहर को ही गिरा दो ताकि नीचे तो कहीं ना कहीं तो सुरंगें होंगी ना जी। तो वो उसमें बॉम्बिंग किए जा रहे हैं और उसका अभी तक जो है वो महीना तो गुजरे भी काफ़ी दिन ऊपर हो गए। देखते हैं कि कल और परसों OIC अरब लीग से क्या बात सामने आती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। आलाने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरद्वारा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।